सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द इकोनॉमिक करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, दैट इज 1 जुलाई टू 5 जुलाई। तो बात करते हैं सबसे पहला एसबीआई का 71st फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया ऑन 1 जुलाई। ठीक है, तो आपको सबको पता होगा कि हमारा जो एसबीआई है वो फॉर्म हुआ था इन 1955 और अब 2026 में इसका 71st फाउंडेशन डे है। तो बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की। तो एसबीआई जो है वो फॉर्म हुआ था यूजिंग द 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स, दैट इज बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। ईयर्स भी आपको याद रखने हैं 1809, 1840, 1843। फिर इन तीनों को बनाकर हमने क्या बनाया, इंपीरियल बैंक बना 1921 में। फिर एसबीआई ने उसको नेशनलाइज किया, मतलब एसबीआई को नेशनलाइज किया गया 1955 में और उसी टाइम पर इसका नाम भी चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो 1955 में नेशनलाइज किया गया। फिर 2008 में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आरबीआई से इसका सारा ओनरशिप लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास चला गया 2008 में। और 2017 में जो है एसबीआई और उसके जो 5 एसोसिएट्स थे प्लस महिला बैंक हैं उनको जोड़ के एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया। कौन से 5 एसोसिएट बैंक्स थे? स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, मैसूर, पटियाला एंड त्रावणकोर, और साथ में भारतीय महिला बैंक जो है। इन तीनों को ऐड करके हमारे पास क्या आ गया, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ गया। तो ये है हमारी स्टेट बैंक की हिस्ट्री। आई होप समझ में आ गया होगा। Next news is the Office of the Principal Chief Commissioner of GST and Central Excise, Tamil Nadu and Puducherry celebrated GST Day in Chennai। तो हमारा जो इस बार का 9th GST Day है उसको सेलिब्रेट किया गया है कहाँ पर, चेन्नई में। तो 1 जून को लाया गया था बिल 2014 में विजय केलकर कमेटी के रिकमेंडेशन पर। फिर जीएसटी के फादर बोलते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को। देन ये जो है जब इसके लिए आया था तो बिल नंबर क्या था, 122 2016 में लाया गया था। और 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये आया है जीएसटी 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, पहला स्टेट जिसने इम्प्लीमेंट किया था वो असम है। और जीएसटी 2.0 में 3 स्लैब्स हैं अब हमारे, 5%, 18% एंड 40%। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं हमारे स्टैटिक फैक्ट्स अबाउट जीएसटी। तो सबसे पहले लॉन्च डेट जैसे मैंने आपको बताया 1 जुलाई 2017। 101 हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016, बिल नंबर 122। इसका कॉन्सेप्ट था वन नेशन वन टैक्स, डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स। ठीक है, जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279A के अंडर जीएसटी काउंसिल को बनाया गया है। फर्स्ट स्टेट जिसने रेटिफाई किया था यानी सबसे पहली बार लागू किया था वो असम है। हमारा डुअल मॉडल है जीएसटी का, सेंट्रल और स्टेट। ठीक है, और इंडिया ने अडॉप्ट किया था जीएसटी फ्रॉम द कैनेडियन मॉडल है। और फ्रांस पहली कंट्री थी जिसने जीएसटी को अपने वहाँ पर लागू किया था 1954 में। टैक्स स्लैब की बात करें तो 5% फॉर एसेंशियल्स, 18% स्टैंडर्ड एंड 40% फॉर सिनटैक्स। सिनटैक्स मतलब ऐसे गुड्स, ऐसे टैक्स लगता है ऐसे गुड्स पर जो कि जिनकी कंजप्शन हम रिड्यूस करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अल्कोहल हो गया, सिगरेट्स हो गया। ठीक है, देन बात करते हैं, पहले एक 0% और नील कैटेगरी थी जो कि एक एक्टिव टैक्स स्लैब माना जाता था, लेकिन अब वो सारी जो हैं उनको हटा दिया गया और वो कम्प्लीटली टैक्स फ्री कर दिया गया है। अल्कोहल और जो 5 की चीज़ें हैं, पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल, एटीएफ यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल और नेचुरल गैस। तो पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस और ये अल्कोहल, ये सब हमारे आउटसाइड द जीएसटी यानी इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। जीएसटी काउंसिल के बारे में भी हम बात करते हैं, ब्रांड एम्बेसडर है इसके अमिताभ बच्चन। ओके, तो जीएसटी टैक्स की बात करें या जीएसटी काउंसिल की बात करें तो उसके अंदर चेयरपर्सन यानी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर प्लस यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट और फाइनेंस और टैक्स मिनिस्टर्स होते हैं स्टेट्स के। ठीक है, वोटिंग स्ट्रक्चर की बात करें 33% या 1/3 वेटेज है सेंट्रल गवर्नमेंट की और 2/3 वेटेज किसी है स्टेट गवर्नमेंट की। और कोई भी मतलब डिसीजन लेने के लिए 75% कितना हो गया, 3/4 मेजॉरिटी चाहिए होती है। ठीक है, तो इस तरीके से इनको डिवाइड किया गया है। उसके बाद दिस मीन्स दैट बोथ द सेंटर एंड स्टेट मस्ट एग्रीड, यानी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के ऊपर काम कर रहा है। कहाँ पे है ये काउंसिल, कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। ओके, अब हम बात करते हैं जीएसटी। 3 तरह के जीएसटी है, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट और आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो कैसे वर्क करता है मैं एक बार आपको एक एग्जाम्पल से बता देती हूँ। मान लीजिए आपने 10,000 का एक फ़ोन एक मैन्युफैक्चरर ने बनाया मुंबई में और मुंबई से बना के उसने मुंबई में ही उसको सेल कर दिया। मान लेते हैं मुंबई महाराष्ट्र में बनाया और पुणे में उसको उसने सेल कर दिया। तो ये क्या हो गया हमारा,
ये हमारा हो गया इंटर स्टेट, विद इन द स्टेट, ठीक है। तो विद इन द स्टेट तो यानी सेंटर और स्टेट जीएसटी तब लगता है जब विद इन द स्टेट आप कोई भी चीज़ सेल या परचेज कर रहे हैं। अब मान लीजिए 10,000 के फ़ोन के ऊपर 18% जीएसटी लगा, तो 18% कितना हो गया 1800, ठीक है। 1800 में से 900 जाएगा एज सी जीएसटी और 900 जाएगा एस जीएसटी, यानी स्टेट के पास, ये स्टेट के पास और ये सेंटर के पास, ये स्टेट के पास और ये सेंटर के पास, यानी कि 8% में से 9% जाएगा हमारे सेंटर के पास, 9% हमारा जाएगा स्टेट के पास, ठीक है। अब हम बात करते हैं आईजीएसटी की। आईजीएसटी क्या होता है? इंटीग्रेटेड जीएसटी, यानी कि इट इज़ इम्प्लाइड और इट इज़ लागू होता है जब दो स्टेट्स के बीच में हम बात कर रहे हैं। दो स्टेट्स जैसे कि मान लीजिए अब हमने मुंबई से हमारा वही सेम 10,000 का मोबाइल फ़ोन बेचा है मान लीजिए दिल्ली में, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब लगेगा इंटीग्रेटेड जीएसटी, और जो इसका 10,000 का 18% है मान लीजिए आईजीएसटी, तो 18% यानी 1800 रुपये है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करके फिर जिस स्टेट में जा रहा है, यानी कि जो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जहाँ पे डेस्टिनेशन है, जहाँ पे पहुँच रहा है, यानी दिल्ली में पहुँच रहा है, तो दिल्ली वालों को 1800 रुपये बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 1800 रुपये किसको दे देगी? दिल्ली वालों को दे देगी। इसमें कोई शेयरिंग नहीं होगी। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। विद इन सेम स्टेट्स है तो सेंटर और स्टेट में डिवाइड हो जाएगा, और आईजीएसटी है यानी इंटीग्रेटेड है, तो जिस स्टेट में डेस्टिनेशन बेस्ड है, यानी जिस स्टेट में जाएगा वहीं पर जो है उसकी गवर्नमेंट को ये टैक्स मिल जाएगा, ठीक है। वो सेंटर रखेगी नहीं, स्टेट गवर्नमेंट को दे देगी। तो आई होप ये भी समझ में। अब न्यूज़ इज़ दैट मनरेगा रिप्लेस्ड, तो आप सबको पता है मनरेगा को रिप्लेस कर दिया गया है किससे? VBG रामजी एक्ट से, ठीक है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है इसके अंदर कि वेज रेट कितने होंगे, यानी कि उन्होंने फिक्स कर दिया कि 300 रुपये कोई भी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो 300 रुपये तो देगी। उसके ऊपर अगर आप देना चाहते हैं तो आप अपने स्टेट में दे सकते हैं, लेकिन 300 मिनिमम वेज है जो आपको देना पड़ेगा। ये किसने इंट्रोड्यूस किया? निर्मला सीतारमन ने। सारी पंचायत को इंक्लूड करेगा। एवरेज वेज जो है 298 से 327 होता था, अब ये मतलब पहले 298 था, उसको बढ़ के अब 327 हो गया, यानी एवरेज वेज देखें सभी स्टेट्स का तो 327 हो गया है। तो अब ये सभी स्टेट्स में इंप्लीमेंट हो गया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2026। अच्छा, हमने फेब में एक न्यूज़ पढ़ी थी कि 95,000 करोड़ फॉर VBG रामजी बिल और VBG रामजी एक्ट, और मनरेगा जो है, मनरेगा को 30,000 करोड़ दिए थे कि जो भी उनका पेंडिंग काम है वो दे देंगे। ये बजट में अनाउंस हुआ था, और बाकी के 95,000 करोड़ किसके लिए? फॉर द न्यू स्कीम, ठीक है। अब आप इसको देखो, रेट कार्ड को देखो, इसमें कंपेयर किया हुआ है मनरेगा का और VBG रामजी बिल की कौन सी स्टेट कितना पैसा दे रही है। देखो 300 तो मिनिमम है ही, जैसे अब आंध्र प्रदेश है 312 दे रही है, हरियाणा है 409 दे रही है, हिमाचल प्रदेश 300 दे रही है, हिमाचल प्रदेश शेड्यूल एरियाज़ में 375 दे रही है। तो इस तरीके से कर्नाटका में ज़्यादा दे रही है, केरला में ज़्यादा दे रहे हैं, यानी कि 300 तो मिनिमम है, उससे ऊपर भी आप दे सकते हैं। तो एवरेज आपका 298 से बढ़कर हो गया 327, यही मैं आपको बता रही थी। मनरेगा में मिलते थे 298 और अब कितने हो गए? 327। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर 300 से ज़्यादा मिल रहा है, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। एटलीस्ट यू कैन काउंट। देन अब हम बात करते हैं अबाउट द VBG रामजी बिल, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल। नरेगा आया था पहले, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, फिर मनरेगा आ गया 2009 में, ठीक है। फिर इस बिल को पास कर दिया गया और प्रेसिडेंट ने अपनी एसेंट दिया यूजिंग द आर्टिकल 111। इसमें SDG 1 दैट इज़ कोई भी भूखा ना सोए, और SDG 8 यानी डिसेंट वर्क सबको मिल जाए, ये इस पर फोकस किया गया। अब न्यू कंडीशंस क्या है, यानी कि पहले 100 दिन का काम मिलता था, अब 125 डेज़ का काम मिलेगा, गारंटेड काम मिलेगा। और जो पीक सीज़न है यानी 16 डेज़, जब मॉनसून का सीज़न होता है, जब मेन हार्वेस्ट का सीज़न है, सोइंग और हार्वेस्टिंग का सीज़न है, तब आपको एंगेज नहीं किया जाएगा और बाकी दिनों में आपको काम दिया जाएगा, ठीक है। अब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि सेंटर और स्टेट दोनों मिलाकर जो है इसमें पैसा देंगे अंडर सेक्शन 22 ऑफ द बिल। ये सेक्शंस इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट शेयरिंग पैटर्न क्या है? 60-40 फॉर सेंटर एंड स्टेट का रहेगा फॉर नॉर्मल स्टेट्स, 90-10 फॉर नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स, और 100% फॉर यूटी, यानी कि 60 देगा सेंटर, 40 देगा स्टेट्स, 90 देगा सेंटर, 10 देगा स्टेट, और 100% यूटी में सेंटर देगा, ठीक है। फिर अब टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ये है सेंटर का शेयर, ये तो पुराना लिखा हुआ है। वेज पेमेंट, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको 15 डेज़ आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वर्क आपको पैसा देना है, वीकली बेसिस पे देना है या 15 डेज़ में देना। अगर आप ऐसा नहीं करते तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डिले कंपनसेशन भी देना पड़ेगा अंडर सेक्शन 15(3). तो 15 डेज़ और 15
3 सेक्शन, तो ये दोनों चीज़ आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। देन अब कौन कौन से एरियाज़ में काम मिलता है, वाटर सिक्योरिटी, कोर आपको रोड इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह बनवाने के लिए दे सकते हैं, लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे SG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बेस्ड प्रोडक्शन फैसिलिटीज़, और डिज़ास्टर रिलेटेड जो वर्क हो सकते हैं, जैसे कहीं पे फ्लड आया, डिज़ास्टर आया, तो वहाँ पर काम आपको दे सकते हैं। तो ये इस तरीके का काम आपको दिए जा सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स डे की। बिफोर दैट मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने पढ़ा होगा PEC महालनोबियस के बारे में। तो PEC की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर, अगर आपको पता है तो वीडियो पॉज करके नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, अदरवाइज मैं भी आपको बता ही रही हूँ नेक्स्ट न्यूज़ में। तो अब हम बात करते हैं अबाउट द स्टैटिस्टिक्स डे विच इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 29 जून टू ऑनर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ प्रोफेसर प्रशांता चंद्रा महालनोबियस, दैट इज़ फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स हमारे कौन है, PC महालनोबियस, आपने सुना होगा, महालनोबियस प्लान भी सुना होगा, ठीक है। तो अब इसको सेलिब्रेट कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट हुआ था 2007 में। इनका बर्थ होता है 29 जून 1893 में कैलकाटा में, और इन्होंने ISI जो आपने सुना होगा, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, 1931 में इसको इस्टेब्लिश किया था। और सांख्यिकी जर्नल जो है, यानी कि एक जर्नल है सांख्यिकी मतलब स्टैटिस्टिक्स, तो इसका भी फॉर्मेशन किया था 1931 में। महालनोबियस डिस्टेंस इन्होंने एक फॉर्मूला दिया है, स्टैटिस्टिक्स में एक फॉर्मूला है D² स्टैटिस्टिक्स के नाम से जानते हैं, ये दिया था इकोनॉमिक प्लानिंग में। महालनोबियस मॉडल जो इसको आप पढ़ते हैं सेकेंड 5 ईयर प्लान में दिया था, वो भी किसने दिया था, इन्होंने ही दिया था, ठीक है, जिसमें उन्होंने किसके ऊपर फोकस किया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर। सैम्पल सर्वे NSSO जिसको आज आप पढ़ते हैं NSO के नाम से, ठीक है, CSO और NSSO को मिलाकर जो NSSO था 1950 में, उसको भी इन्होंने ही फॉर्म किया है। देन अवार्ड की बात करें तो इनको पद्म विभूषण अवार्ड मिला था, जो कि हमारा है सेकेंड हाईएस्ट ऑनर अवार्ड, भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण, भूषण एंड पद्मश्री। तो पद्म विभूषण मिला हुआ है। थीम है इस बार के स्टैटिस्टिक्स डे की, दैट इज़ अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा। तो आई होप ये वाली न्यूज़ भी क्लियर हो गई होगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, CBDT चीफ रवि अग्रवाल को 6 मंथ का टेन्योर का एक्सटेंशन दिया गया है, यानी कि CBDT क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, एक है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। तो दो होते हैं, यानी कि आपको पता है डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, एक होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस जो कि डायरेक्टली एक पर्सन के ऊपर लगते हैं, उसी को पे करने होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे GST है कि लगता तो सेलर के ऊपर है, और लेकिन पे किसको करना पड़ता है, जो बायर होता है उसको पे करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो कि फॉर्म हुआ था 1963 में एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963, और ये किसके अंडर आता है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। चेयरपर्सन है इसके रवि अग्रवाल, और इनको अब 6 मंथ का टेन्योर का एक्सटेंशन दे दिया गया, यानी 6 महीने इनका कार्यकाल बढ़ गया है। अब CBIC की बात करें तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। इसका पहले नाम होता था CBEC, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। अब एक्साइज ही नहीं रहा, ठीक है, समझ लो, तो इसलिए इसका नाम चेंज कर दिया गया टू सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। तो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही आता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। 2018 के बाद आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ GST इसका नाम चेंज कर दिया गया। कहते जब एक्साइज रहा नहीं, एक्साइज गॉट सबस्यूम्ड इन GST, तो इसका नाम कर दिया सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, और इसके श्री संजय कुमार अग्रवाल, ये मेरे को डाउट है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा करंट में कौन है। जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो अगर आप पुरानी वीडियोज़ भी देख रहे हैं तो एक बार चेक कर लीजिएगा कि करंट में कौन है, यही है या कोई और है, चेंज हुए हैं, आप चेक कर लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ किसान सारथी प्लेटफॉर्म। किसान सारथी क्या है, एक इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बेसिकली फार्मर्स को जो भी एडवाइस देनी है, कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, कोई कंसल्टेशन है, वो सब बताएंगे। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई स्कीम निकाली है, ठीक है, वो हो गया, कोई एडवाइस चाहिए उनको, कोई एक्सपर्ट कंसल्टेंसी चाहिए, वो सब बताएंगे। किसने लॉन्च किया, बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। अब ये इंफॉर्मेशन देता है अबाउट 610 स्कीम्स, और ये अवेलेबल है 13 लैंग्वेजेस में। इन्फॉर्मेशन जैसे MSP से रिलेटेड, फार्मर रिलेटेड स्कीम्स वगैरह जो है मैंने आपको बताया, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की, दैट इज समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य
कार्यक्रम। अब ये क्या है, इट इज़ अ चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। इसका एम है कि जो चाइल्ड मोर्टालिटी है यानी कि मोर्टालिटी रेट है, मृत्यु दर है, इसको कम करना। इसमें 36 मंथ तक के बच्चे जो हैं वो सारे कवर होते हैं, यानी 12 थ्रीज़ा यानी कि 3 साल तक के बच्चे कवर होंगे। शिशु शिविर अंडर आयुष्मान भारत, ठीक है, इसमें शिशु शिविर लगाए जाएंगे यानी कैंप्स लगाए जाएंगे, ठीक है, अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम। पेरेंटिंग सर्विसेज दी जाएंगी और पोर्टल जननी पोर्टल और यूविन पोर्टल इसी के लिए बनाया गया। नॉट सो इम्पॉर्टेंट, स्किप कर सकते हो आप। नेक्स्ट इज RBI अपॉइंटेड रविशंकर एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो कि देखेंगे किसको, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को, तो रविशंकर जी को RBI ने अपॉइंट किया। अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट, RBI के स्टैटिक फैक्ट्स इंपॉर्टेंट बनते हैं। अब मैं कई बार RBI के स्टैटिक फैक्ट्स आपको बता चुकी हूँ, आप एक बार इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और अच्छा, ये टी रविशंकर नहीं है, इसकी जगह है रोहित जैन, तो ये आप करेक्ट कर लीजिए प्लीज़, और मैं PDF में भी याद से करेक्ट कर दूंगी। उसके बाद RBI सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक RBI गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर्स, 4 लोकल बोर्ड, 2 मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और 10 गवर्नमेंट नॉमिनीज आते हैं। बस ये याद रखिएगा, बाकी आप एक बार पॉज करके RBI के स्टैटिस्टिक फैक्ट्स पढ़ लीजिए, ठीक है, ओके। और ये हमारी इंपॉर्टेंट DICGC, भारत रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, इफ्टास इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज और रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, ये इंपॉर्टेंट सब्सिडरीज हैं RBI की जो कि डिफरेंट वर्क करती हैं, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसको पॉज करिए और पढ़ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इज PM कृषि सिंचाई योजना कंप्लीटेड 10 ईयर्स। PM कृषि सिंचाई योजना के 10 साल पूरे हो गए। कृषि सिंचाई, सिंचाई समझते हो, इरिगेशन, तो ये स्कीम लाई गई थी 1 जुलाई 2015 को। इसके 10 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। इसका मेन एम है हर खेत को पानी, यानी पानी, वाटर फॉर एवरी फील्ड एंड पर ड्रॉप मोर क्रॉप, हर ड्रॉप पर ज़्यादा क्रॉप्स को हम कवर कर पाएँ। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि स्टेट और सेंटर डिवाइड करेंगे पैसा, तो सेंटर 60 देगा जोनल स्टेट्स के लिए, 40 स्टेट्स देंगे, नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन के लिए 90-10 का रेशियो रहेगा, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, तो इसमें क्या कहा गया, बेसिकली इरिगेशन जो है उसको बढ़ाना है, कल्टिवेबल एरिया को बढ़ाना है, किस तरीके से पानी को हम बेटर यूज़ करें, वो सब है। अब इसमें 2 मेन स्ट्रक्चरल कह सकते हैं या मेन प्रोग्राम्स इंक्लूडेड हैं। फर्स्ट वन इज़ एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, ठीक है, जिसका पहले ये आता था मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट और गंगा रिजनरेशन में, अब जल शक्ति में आता है। आपको पता है 2019 में एक न्यू मिनिस्ट्री बनी थी, जल शक्ति मिनिस्ट्री, उसके अंडर आता है। और सेकेंड वन इज़ इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो देखिए इसमें नाम से समझ में आ रहा है एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, ठीक है। वो इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम क्या है, जो भी पानी आता है हमारे, ठीक है, रेनफॉल से या फिर जो भी है, उस सबको मैनेज करने का काम किस में होता है, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम में। तो इसके 10 ईयर्स कंप्लीट हो गया, एक योजना है, तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको पढ़ लीजिएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, ये मैं आपको ऑलरेडी पिछले वाले में करवा चुकी थी जून के लास्ट वीक में, कि ग्रीस जो है वो 10th कंट्री बन गया टू एक्सेप्ट द इंडियाज़ UPI। तो अब मैं आपको याद करवाती हूँ कि कैसे हमने 10 कंट्रीज़ याद करी थी, वो मैं आपको दोबारा बताती हूँ, ओके। तो ये देखिए, जैसे कि सिंगापुर, ये 6 कंट्रीज़ आपकी एशियन कंट्रीज़ हैं, सिंगापुर, मॉरिशस, कंबोडिया, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। पहले तो अपनी 3 नेबरिंग याद रख लो, उसके बाद सिंगापुर, मॉरिशस, कंबोडिया। ये आपको तब याद रहेगा अगर आपको मैप आता है तो, ठीक है, मैप आना बहुत ज़रूरी है। फिर 2 यूरोप की होगी आपकी, फ्रांस और ग्रीस, और 2 आपकी हो गई UAE और कतर, मिडल ईस्ट की, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं अगर आपको मैप याद है तो। आई होप अब आपको याद हो गए होंगे ये। बात करते हैं अब NPCI क्या है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 2008 में फॉर्म हुआ था अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, सेक्शन 25, अब सेक्शन 8 हो गया है। RBI और IBA यानी इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा प्रमोट किया गया। रेगुलेट कौन करता है, RBI रेगुलेट करता है अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। हेडक्वार्टर मुंबई के महाराष्ट्र में है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये जितने भी रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम है उसको रेगुलेट करता है। अब बात करते हैं UPI की। UPI कब बना, 11 अप्रैल 2016 में। कमर्शियली लॉन्च हुआ था 25 अगस्त 2016 में। RBI और IBA प्रमोट करते हैं, रेगुलेट होता है RBI के द्वारा, डेवलप्ड बाय NPCI। रघुराम राजन जो है उन्होंने इसको लॉन्च किया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं अवेबिलिटी, 24/7/365 डेज़ आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
मैंने आपको लास्ट क्लास में भी तब बताया था, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस इट इज़ इम्पॉर्टेंट, वीपीए। जैसे कि आपका एक एड्रेस है, आप किस घर में रहते हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आप अपने घर का एड्रेस देते हैं। ऐसे ही जहाँ पर पेमेंट जानी है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, तो आप क्या देते हैं, एक वीपीए देते हैं, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस देते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, आपका जो भी नाम है आपके बैंक ओके से ICICI ऐसे इस तरीके से लिखा आता है, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन आपको एक क्या दिया जाता है, वीपीए दिया जाता है, उस हिसाब से बैंक का जो है चीज़ों का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। ओके, सो इसकी ट्रांजैक्शन लिमिट कितनी है, 1 लाख पर ट्रांजैक्शन, पर 5 लाख तक आप कर सकते हैं अगर कुछ स्पेशल केसेस में हॉस्पिटल पेमेंट करनी है, कोई एजुकेशन, कुछ इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट या आईपीओ रिलेटेड है, तो वो आप कर सकते हैं। बट वैसे लिमिट क्या है, 1 लाख पर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा पैसे एक बार में नहीं भेज सकते। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ इज डिजिटल इंडिया प्रोग्राम कंप्लीटेड 11 ईयर्स। 1 जुलाई 2015 को लॉन्च हुआ था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। इसका विजन है टू प्रोवाइड एवरी सिटीजन एक्सेसिबल, रिलायबल एंड सिक्योर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल लिटरेसी हो और क्या हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हो, जिससे जो भी गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं वो सीमलेसली आप तक पहुंच जाए, ठीक है। तो हर किसी के पास प्रॉपर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एक डिजिटल लिटरेसी हो, यानी कई लोग कहते हैं ना, हमें तो आता ही नहीं UPI चलाना, हमें नहीं आता, हम नहीं पेमेंट कर सकते। तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ मतलब ये सब प्रमोट करना, और सीमलेस हो, यानी कोई भी अगर आप ऐप चला रहे हैं गवर्नमेंट रिलेटेड या कोई भी, तो वो सीमलेस हो, यानी कि स्मूथली आप रन कर सकें उसको, उसमें कोई अड़चने ना आए। देन जैम ट्रीटी के बारे में पता होगा, जनधन, आधार एंड मोबाइल ट्रिनिटी, इसको बोलते हैं जैम ट्रीटी। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ इज इंडिया रैंक 94th UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2026, यानी कि इंडिया की रैंक 94th आई है इन द SDG इंडेक्स 2026। तो क्या है SDG इंडेक्स, तो आपको पता है जो भी हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको। 2015 में हमने अडॉप्ट किए थे, 2020 तक हमें इन 17 गोल्स को अचीव करना है, और 169 टारगेट्स हैं, 2030 इसका एजेंडा है। अब ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कौन से नंबर पे कौन सा गोल है, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए मैंने मेरे चैनल पे आपको ये मिल जाएगी वीडियो, ठीक है। 11 मंथ एगो मैंने बनाई थी, और काफ़ी व्यूज़, मतलब काफ़ी बच्चों ने देखा। इसमें ट्रिक के थ्रू मैंने आपको बताया कैसे आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स याद रखने हैं, ठीक है। तो प्लीज़ उसको देखिए ताकि आपको याद हो जाए। अब देखिए, ये 17 गोल्स हैं, अब इनको अचीव करना है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जो है, SDG इंडेक्स जो है, ये बताते हैं कि कोई कंट्री किस हद तक उन्होंने इन गोल्स को अचीव कर लिया। जिन्होंने ज़्यादा गोल्स अचीव कर लिए हैं वो हायर रैंक पे हैं, और जिन्होंने कम किया है वो क्या है, नीचे लोअर रैंक्स पे हैं, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। इनको याद करने के लिए आप प्लीज़ एक बार इस वीडियो को देखिएगा। अब हम आते हैं वापस से हमारी न्यूज़ के ऊपर, क्या थी कि 94 रैंक आई है इंडिया की। लास्ट टाइम इंडिया था ना 99 नंबर पे था 2025 पे, और तब हमने बोला था कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया की रैंकिंग 100 से नीचे आई है। तो इस बार तो और भी बेटर हमने किया, तो हम 94 नंबर पे आए हैं। आउट ऑफ 167 कंट्रीज़ हमारा स्कोर है 68.3, और हम 18 प्लेसेस हमने जंप किया है सिंस 2015, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क जो है इसको पब्लिश करता है, 17 SDG गोल्स हैं एंड हमें अचीव करने हैं टिल 2030। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं, सबसे नंबर 1 पे फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क, ठीक है। और बॉटम 3 कंट्रीज़ हैं चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और साउथ सुडान। अब ऑब्वियस सी बात है कि जो ऊपर वाली कंट्रीज़ हैं, यानी कि हमारी जो हैं, ये हमारी क्या है, हमारी इसको हम बोलते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, क्योंकि ये कंट्रीज़ बड़ी हैं और इनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा और पॉपुलेशन कम है, तो ऑब्वियसली मोस्टली इंडेक्स में यही ऊपर होती हैं। और ये हमारी अफ्रीका की कंट्रीज़ हो गई, तो उनके पास आपको पता है लैंड एरिया ज़्यादा है, लेकिन उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए उनके रिसोर्सेज डिवाइड हो जाते हैं और वो प्रॉपर यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे अपने रिसोर्सेज को। तो लास्ट में हो गया चाड और ऊपर हो गया फिनलैंड। तो फिनलैंड को हम ऐसे याद करते हैं कि जिस फिन समझते हैं ना, फ़िश से रिलेटेड है, ठीक है। फ़िश के पंखों को हम फिन बोलते हैं। तो ऐसे याद रखना कि फिनलैंड जहाँ पे फ़िश मिल रही है वो टॉप पर है, और जो लास्ट में है वो कह रहे हैं छठ यार। क्या करना है हमने SDG के गोल्स को अचीव करके, तो छठ यार मतलब पंजाबी में बोलते हैं छठ मतलब छोड़ दो, ठीक है। तो छठ से
चार्ड याद रह जाएगा, और फिनलैंड जहाँ मछली है, मछली को ही लैंड पे रखने हैं तो इसका मतलब वो अच्छा काम कर रहे हैं, मछली की देखभाल कर रहे हैं, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। फिनलैंड टॉप पर है। ओके, अब इसमें कौन से उसमें हमने प्रोग्रेस किया है, 7th पे अफोर्डेबल एनर्जी, 9th में इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। और कौन कौन से में नहीं कर पा रहे, हमारे हंगर, जेंडर इनइक्वालिटी, सस्टेनेबल सिटीज़ नहीं है, लाइफ बिलो वाटर, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, इन सब एरियाज़ में हम लैक कर रहे हैं। तो ये आपको तभी याद होगा जब आपको SDG गोल्स याद होंगे, ठीक है। तो एक बार प्लीज़ इसको याद कर लीजिएगा। ये समरी है कि देखो हम 2015 में एक 112 नंबर पे थे, अब हम 94 पे आ गए हैं, ठीक है। स्कोर हमारा 68.3 है, ठीक है। और हमें चैलेंजेस आ रहे हैं 13 आउट ऑफ 17 SDGs में, ठीक है। और ये वाले हैं जिन पे हम लैक कर रहे हैं, ये वाले हैं जिन पे हम अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अब जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं सारी हमसे बेटर कर रही हैं। तो आप देख सकते हैं भूटान, मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका सारी हमसे बेटर पोजीशन पे, ये भी पूछा जाता है कई बार। तो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हमसे बेटर कर रही हैं और हम उनसे कहीं पीछे हैं। तो प्लीज़ इसको पिक्चर को रख लीजिए ताकि आपको एक ही पिक्चर में सारी न्यूज़ कवर हो जाए, ठीक है। ओके, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। ओके, कंप्लीट हो गई न्यूज़ हमारी। तो ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। आई होप समझ में आ गए होंगे। कोई सजेशन, कोई क्वेरी, कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इसकी PDF लेने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने जनवरी टू जून तक की PDF ऑलरेडी डाल दी है मेरे टेलीग्राम चैनल पर, आप वहाँ से जाके कलेक्ट कर सकते हैं। और जुलाई के लिए अब मैं पोस्ट कर दूँगी। सो टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।